मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व हुआ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया और ऑब्जर्व करने के बाद फिर एक्सपेरिमेंटली जो है उसको फाइंड किया गया। तो वो ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे पहले ओर्स्टेड ने किया था। इससे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करता था वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक मैग्नेट ही शो करता था। जैसे वो सब पॉइंट कहानी बहुत है, मैग्नीशिया नाम का कोई आइलैंड था, ये वो सब वहां पे अच्छा, कुछ वो पत्थर ऐसा जाके कुछ है। कनेक्ट लग गया। हाँ ऐसा कुछ है, वो सब उसके नाम पे मैग्नेट वैग्नेट पड़ा है। बट ओर्स्टेड जो थे, तो पहला जो क्या था कि सबसे पहले ये माना जाता था कि जो भी मैग्नेट है, कोई परमानेंट मैग्नेट है, वही जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। बट ओर्स्टेड ने एक अलग फीचर ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर के क्लोज में, नियर बाई में, इस करंट कैरिंग वायर के नियर बाई में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और ये रेस्ट में है, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं किया, इसके ऊपर फोर्स कोई भी एक्ट नहीं किया। ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि भाई कोई फोर्स ही नहीं है। अब कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब कि कौन कौन सा फोर्स, भाई फील्ड ही जो है फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फील्ड कौन कौन से है, इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, यही सारे फील्ड होंगे प्रेजेंट। और अगर फोर्स नहीं है तो कोई भी फील्ड नहीं होगा। अब फील्ड नहीं है तो उसमें ये समझा गया कि भाई अगर इस पे फोर्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर नहीं है। अगर ये नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज हो है यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यूई नाम का फोर्स तो होगा ही होगा। तो अब हाँ सर। इसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है, तो क्योंकि इस वायर के अंदर तो चार्ज मूव ही कर रहे हैं, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हम यहाँ से अगर ऐसे देखते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है, तो उस कंडक्टिंग वायर का जो सेगमेंट है, वो सारा सेगमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही जो नेगेटिव चार्ज हैं। तो ऐसे केस में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज इस एलिमेंट पे जीरो है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो करंट कैरिंग वायर हर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि अगर ये चार्ज मूव करता है, ये चार्ज जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया, तो ये तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस डिफ्लेक्शन का रीजन ये सोचा गया कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड जो है कोई ना कोई और फील्ड होगा, जिसको बोला गया कि इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ फाइंड किया गया। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो था वो ओर्स्टेड का ऑब्जर्वेशन था कि किसी भी मूविंग चार्ज पे, किसी भी मूविंग चार्ज पे जो कि वायर के आसपास मूव करता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से। तो वो डिफ्लेक्शन जो है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। तो यहां से तो पहले ये ऑब्जर्व हो गया। अब हमारे सोर्स कौन कौन से होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स जो है, अगर प्राइमरी सोर्स हम हमेशा देखेंगे, प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स जो है वो ऑलवेज क्या है, मूविंग चार्ज। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, और चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है एक कंडक्टर में चार्ज मूव कर रहा है, कौन यस मूव सर। कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। किस स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से। ड्रिफ्ट स्पीड से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और इसके मोशन की वजह से यहाँ पे फील्ड जनरेटेड है। तो फिर ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब अगर मान लो कोई आइसोलेटेड चार्ज मूव कर रहा है, आइसोलेटेड हम चार्ज ले लेते हैं, ये मूव करता है, तो इसके वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और फर्दर जो है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे कोई मैग्नेट है, फिर सोचा गया कि अच्छा उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्यों है, तो उसके अंदर भी बाद में स्टडी करके ये समझ में आया कि उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वहां भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से नंबर ऑफ पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, उनके वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूलर डाइपोल फॉर्म हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और वो सारे नेट मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैग्नेट के बाहर। तो अगर सिंगल मोस्ट एक्सप्लेनेशन कोई पूछता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओगे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज। चाहे वो चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव करे, चाहे वो आइसोलेटेड चार्ज मूव करे, चाहे वो मैग्नेट मैग्नेट के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे चार्ज मूव करे, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो हमेशा क्या है, मूविंग चार्ज।
अब फर्दर इस मूविंग चार्ज की वजह से हम इसको क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, 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 और फिर है ड्यू टू मूविंग चार्ज, और थर्ड हमारा सोर्स है वो है ड्यू टू मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, या हम उसको सिर्फ एक ही टाइप का मैग्नेट पढ़ेंगे, बार मैग्नेट, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं छड़ चुंबक। तो ये जो है बार मैग्नेट है। और तो सोर्स सर क्या चुंबक? छड़ चुंबक, बार मतलब छड़, तो ये बार मैग्नेट, मुच्छड़। तो ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की वजह से, मुच्छड़ सर, अबे छड़ रॉड, छोड़ो जान दो तुम अच्छा लोग। CH, अच्छा हाँ। तो ये है मूविंग चार्ज और उसके हो गए सोर्स। तो अगर ये चैप्टर टोटल हम मैग्नेटिज्म देखेंगे तो मैग्नेटिज्म का पूरा शायद सर। अभी ठीक है सब, ऑडियो वीडियो यस सर, अभी ठीक है। यस सर। सोर्स, और सोर्स के बाद फिर है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, फोर्स। तो दो ही चीज हम लोग पढ़ेंगे, सोर्स एंड फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो यही हमारे 3 टाइप के सोर्स हैं, और मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर देखेंगे, इन्हीं तीनों के ऊपर देखेंगे। तो ये 2 सेगमेंट हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेम डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेम डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्रेम डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होगा? यस, मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होगा। हाँ, ऑब्जर्वर चेंज होगा तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा? हाँ। कैसे? मान लिया कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर चुपचाप खड़ा है और दूसरा ऑब्जर्वर इस चार्ज के साथ साथ पैरेलल वो भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा कि भाई ये चार्ज तो मूव भी कर रहा है और ये चार्ज भी है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। पर दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में ये चार्ज रेस्ट में रोहित, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो 2 ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2। ये चार्ज मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ऑब्जर्वर 1 जो है इसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये है ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में ये चार्ज रेस्ट में है, तो इसको पता है कि कोई भी मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सपीरियंस करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके रेस्पेक्ट में 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगी कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, अगर वो चेंज होता है तो उसके रेस्पेक्ट में वो मैग्नेटिक फील्ड रिपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मूविंग चार्ज के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट है? हाँ, मूविंग चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। बट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट है या नहीं है? ये जो है करंट कैरिंग वायर है। तो इस करंट कैरिंग वायर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में? एक्चुअल में क्या मूव करता है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। करंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो
अब इसमें क्या है कि मान लिया कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर ले लिया और वो ऑब्जर्वर क्या है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पे, रेस्ट में है, पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, करंट कैरिंग वायर वो न्यूट्रल है हमेशा। तो ये ऑब्जर्वर है जो कि इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा या नहीं करेगा? कोई आंसर दे पाएगा कि क्या इसके हिसाब से यहाँ पे O1 है और ये O2 है, तो क्या यहाँ पे O1 की वजह से क्या होगा, O1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में चार्ज मूव करता है लेकिन वो खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और मैग्नेटिक फील्ड तो बताएगा, ये क्यों बताएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। O2 के साथ क्या होगा, O2 ये बता दे रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0। सर नॉट इक्वल टू 0। सर नॉट 0 होगा सर, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो अपने गलत आंसर का एक्सप्लेनेशन समझना है कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ O2 हम लेंगे तो O2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, O2 के रेस्पेक्ट में ये तो रेस्ट में आ जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसको जो है रेस्ट में ला दिया, इसके ऊपर VD वेक्टर ऐड कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ गया। अभी इसको क्या दिखेगा, इसको ये दिखेगा कि पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऊपर जाने लगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाने लगेगा तो क्या करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? करंट का मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं होगा। सेम Q है, सेम VD है, सेम डायरेक्शन भी सब कुछ सेम है, तो इसके रिस्पेक्ट में करंट चेंज नहीं होगी। तो जब करंट चेंज नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये नॉन जीरो ही एक्सपीरियंस करेगा। तो जो करंट कैरिंग वायर है, ऑब्जर्वर मूव करे या रेस्ट में हो, जो भी हो, हमेशा वो क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर वो नेगेटिव के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो पॉजिटिव चलने लगेगा, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो नेगेटिव चलने लगेगा, कोई ना कोई हमेशा जो है उसके रिस्पेक्ट में मूव करेंगे ही करेंगे। इसीलिए ये हमेशा ये जो करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हो जाता है फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो आइसोलेटेड मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होगा, लेकिन करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, ये बात समझ में आई? परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट जैसे मान लो क्या अर्थ एक परमानेंट मैग्नेट है, अर्थ एक परमानेंट मैग्नेट है, क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है? यस सर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो है, यस सर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का प्रूफ है, वो प्रूफ कैसे मिलता है कि हम कोई कंपास निडल पर्टिकुलर डायरेक्शन में टिल्ट होती है, ये इस चीज का प्रूफ है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बार मैग्नेट। तो अर्थ एक परमानेंट, अर्थ जो है एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, समझे? एक्चुअल अगर टेक्निकली जाएंगे बाय डेफिनेशन तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो साउथ पोल 10-20 हजार साल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है जो मॉल्टेन मेटल्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अर्थ के घूमने की वजह से वो मॉल्टेन मेटल्स रिवॉल्व कर रहे हैं, अंदर फ्रिक्शन विक्शन जनरेट होता है। तो तुम्हें पता है कि जब अंदर लिक्विड मूव कर रहा है तो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी जो है वेलोसिटी को कम करती है, तो वो जो है धीरे धीरे जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन 10-20 हजार साल में, 40 हजार साल में, तो हम लोग के हिसाब से क्या है, परमानेंट ही है वो। किसी 2-4-10 लोगों के जीवन काल में तो चेंज होगा नहीं। तो अगर टेक्निकली बोलेंगे तो अर्थ इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, बट हम लोग अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोलेंगे तो हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक जो परमानेंट है। तो अर्थ के सरफेस पे अगर कोई दौड़ना स्टार्ट कर देता है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लेगा? नहीं, वहां पे कोई भी ऐसा थोड़ी कि दौड़ दौड़ के जो है वो मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया, वो दौड़ता रह जाएगा, मर जाएगा, 0 होगा ही नहीं।
तो परमानेंट मैग्नेट का भी जो फील्ड है, मैग्नेट का जो फील्ड है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो तुम्हें ये याद रहेगा, फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, ये याद रहेगा। ये बस इंडिपेंडेंट कि ये हमारे जो 3 सोर्स है उस 3 सोर्स में से सिर्फ आइसोलेटेड चार्ज वाला फ्रेम डिपेंडेंट है, बाकी सब फ्रेम इंडिपेंडेंट है। तो ये तो बस ऐसे ही था, इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बेकार था। अब जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारा बायोट-सावर्ट लॉ, जो कि एम्पिरिकल इक्वेशन है, बायोट-सावर्ट लॉ। तो जैसे लॉज ऑफ मोशन है फिजिकल टू एम, उसी टाइप से ये मैग्नेटिक्स का कूलम्ब्स लॉ बोल सकते हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ ने किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया था। तो बायोट-सावर्ट लॉ अगर क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट इज द बायोट-सावर्ट लॉ, तो उसमें हम बताएंगे कि कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर का फोटो जनरली ऐसा ही लिया जाता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर का कोई भी ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट, अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं और उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है P, पोजीशन वेक्टर है P, ये है R, ये हमारा पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट P इज गिवन बाय dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस R डिवाइडेड बाई R क्यूब। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस R डिवाइडेड बाई R क्यूब, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। R क्या है, R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द करंट एलिमेंट, और ये हो जाएगा इसके एंगल थीटा। तो यहां से अगर हमें लिखना हो कि व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ, तो हम इसी का जो स्केलर फॉर्म है उसी को ऐसे लिख देते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको जो है रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे, I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहां से हम फिर बताते हैं कि बायोट-सावर्ट, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे ऐसे लिख देंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। कंबाइनिंग ऑल दिस थ्री, मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसका वेक्टर फॉर्म जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जो एनसीईआरटी प्रूफ है, हाँ, कि अगर हमको लिखना आ जाएगा कि व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ और डिफाइन बायोट-सावर्ट लॉ, तो हम ये फोटो बना देंगे और लिख देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कंबाइनिंग दिस थ्री, ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा k I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फिर जो है एक्सपेरिमेंटली ये k की वैल्यू आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसको हम लिख पाएंगे dl क्रॉस R, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा ये। यस। अब इसमें इस इक्वेशन के कई सारे पॉइंट है। पहला तो ये करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होती है। क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा। जैसे अगर ये प्लेन पेपर के प्लेन में है, पेपर के प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से याद होगा कि हमेशा एक वेक्टर मिलता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो कौन कौन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक क्रॉस होता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्ड डायरेक्शन है, डॉट, और एक डॉट होता है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन है। अब वो डायरेक्शन हम वही क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल कैसे अप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल जो है वो राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड था, और राइट हैंड में जो है फिंगर के डायरेक्शन में आइडियल, तो फिंगर के डायरेक्शन में आइडियल है, और सेकंड वेक्टर की तरफ ये करंट एलिमेंट है, तो करंट एलिमेंट में ये फिंगर के डायरेक्शन में है,
और सेकंड की तरफ स्मॉलर एंगल के थ्रू कर्ल करना है फिंगर, स्मॉलर एंगल के थ्रू कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, इनटू स्मॉलर एंगल, क्योंकि दो एंगल है, एक लार्जर एंगल है, ये वाला एंगल भी है, इसके तरफ टर्न नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Yes, sir. क्रॉस Yes, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट के क्या है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस। बट इसमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक और डायरेक्शन हम यूज करते हैं, राइट हैंड ही यूज करना है, स्ट्रेट वायर के लिए यूज करते हैं कि किसी भी वायर को जो है, किसी भी वायर को हम इसको होल्ड करते हैं सो दैट कि करंट के डायरेक्शन में थंब, करंट के डायरेक्शन में थंब करेंगे तो फिंगर को कर्ल करने की जब कोशिश करेंगे तो उस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में ये फिंगर इशारा करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे अगर ये वायर है, ये करंट एलिमेंट है, इसको अगर होल्ड करेंगे थंब के डायरेक्शन में करंट, तो पी पॉइंट पे ये फिंगर किधर कर्ल हो रहा है, इनटू, पी पॉइंट पे किधर Into. जा रहा है, इनटू। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस। अब वही जो है ऐसे देखेंगे, इस साइड अगर क्यू, मान लो ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये क्यू, क्यू पॉइंट पे किधर होगा, तो वायर तो ऐसे है, करंट Outward. ऐसे है, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से होगा, आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। समझ में आई डायरेक्शन, क्यों भाई पार्टिसिपेंट्स? Yes, हाँ sir. सर। सर वो Yes, डॉट sir. वाला एक बार बोल दीजिए। कि जो भी डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन, सर एक बार डॉट वाला बोल। मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Sir, voice कट रहा है. डायरेक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्शन से ही मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे जीरो वीरो हो जाती है, तो डायरेक्शन आना बहुत जरूरी है। अब इसमें ये बोला कि कोई भी स्ट्रेट वायर होगा, स्ट्रेट वायर है या करंट एलिमेंट है, तो इस करंट एलिमेंट के साथ राइट हैंड यूज करेंगे और फिंगर पॉइंट आउट करेंगे करंट के डायरेक्शन में, थंब 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 पॉइंट आउट कर लिया, वायर को ऐसे होल्ड कर लिया, और वायर को होल्ड कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, अब उस पॉइंट पे ये हैंड प्लेस करेंगे और इसको कर्ल करने की कोशिश करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो पी पॉइंट पे देखो, पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पे इंटू आ रहा है, इंटू आ रहा है, फिर यहाँ से अगर क्यू पॉइंट आएंगे तो क्यू पॉइंट तो इधर है, तो क्यू पॉइंट पे टर्निंग किस डायरेक्शन में है, डॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू पे हो जाएगा डॉट, यहाँ पे देखो करंट ऐसे ही मैच करना है, ये हो जाएगा डॉट, तो क्यू पे हो जाएगा डॉट, इधर हो जाएगा क्रॉस। समझ में है? सर वो आपके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। यस सर। सर P वाला फिर से बता दीजिए ना सर, P पॉइंट का. पी पॉइंट का फिर से नहीं, इसका तुम बताओ, एक बार ट्राई करो। ये मान लो ये करंट हमने ऐसे ले लिया और यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, ये पी और क्यू पे डायरेक्शन बताओ, करंट सर ऐसे पी नीचे, क्यू का इनवर्ड और पी का आउटवर्ड। पी का आउटवर्ड होगा। क्यू का इनवर्ड। क्या करना है, Yes, sir. वायर को होल्ड करना है, थंब किधर हो, और थंब को करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड. क्यू पॉइंट पे देखोगे, क्यू पॉइंट इधर है लोकेटेड, तो ये जो है इनटू जा रहा है यहाँ पे, तो इनटू का मतलब है क्यू पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। पी के ऊपर चेक करेंगे तो ये क्या होगा, आउट आ रहा है, आउटवर्ड, Outward. यहाँ पे हो जाएगा डॉट, यस सर यस। ठीक है, Yes, sir. ये हो जाएगा डॉट। तो हमें स्ट्रेट वायर के सर। लिए ये डायरेक्शन यूज करना है, तो डॉट या क्रॉस। तो ये हुआ बायोट-सावर्ट लॉ से किसी करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से हुआ डायरेक्शन, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई है, एक कांस्टेंट है म्यू नॉट सर कॉल्ड, हाँ बताओ, बोलो। सर अभी जो आप बोल रहे थे कि डायरेक्शन से ही जीरो हो जाता है कभी कभी, वैसा कैसे, एक बार बोलेंगे? अरे वो आगे कई सारा मैग्नेटिक फील्ड और आएगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, डायरेक्शन तुरंत देखने आना चाहिए। यस सर. तो बाकी बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें सबसे पहले डायरेक्शन चेक करने से ही वो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। तो ये है म्यू नॉट यस सर. म्यू नॉट इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये जो है मीडियम की प्रॉपर्टी है म्यू नॉट, एयर वैक्यूम मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 to the power -7, 10 to the power -7। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो होता है टेस्ला।
ये होता है टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और और वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉज। वेबर पर मीटर स्क्वायर। सर गॉज किसको कहते हैं? और गॉस, गॉस, हाँ गॉस भी। सर ये गॉज। गॉस जो है वो सीजीएस यूनिट है, गॉस जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, ये जो है सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। 1 गॉस इज इक्वल टू यस सर। 10 टू द पावर -4 टेस्ला। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला होती है, या वेबर, वेबर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर के लिए डब्ल्यू यूज होगा, डब्ल्यू बी पर मीटर स्क्वायर। और गॉस भी यूज होता है जो सीजीएस यूनिट है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, वो ऑलमोस्ट 1 गॉस के रेंज में होता है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सपीरियंस करते हैं वो गॉस के रेंज में होता है, 1 गॉस। तो भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं तो उनके नाम को अमर करने के लिए एक एक यूनिट बना दिया गया। तो अगर दीपक दीपक भी ऐसा काम करेगा कुछ तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी, या वेलोसिटी की यूनिट दीपक। दीपक। कि किस रफ्तार, दीपक। किस रफ्तार से क्लास में आया, किस रफ्तार से क्लास में भाग गया। मोबाइल मोबाइल ऑन करके रख दिया, उसके बाद गायब। तो ये μ0/4π इज इक्वल टू 10⁻⁷। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला ये डीएल है, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं है, डीएल की हो जाएगी मीटर, और ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहां से देखो टेस्ला, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाई पर एम्पियर। तो μ0/4π। यहाँ से फिर से रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू आर इज इक्वल टू जो है वो μ0 म्यू डिवाइडेड बाई μ0। ये है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे एप्सिलॉन आर होता था तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेजर करता था, ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेजर करता है। परमिएबिलिटी का मतलब सीधे सीधे सोचो परमिट करने की एबिलिटी, परमिट करने की एबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा या नहीं होगा, वो परमिट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, वही प्रॉपर्टी ये मेजर करता है। तो ये तो है सिर्फ बायो-सावर्ट लॉ और उसकी डायरेक्शन। अब बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है वो फिर से हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा एक डेरिवेशन है। सर और हाँ बताओ। रो म्यू का वैल्यू क्या, मतलब हर एक मैग्नेट का अलग अलग होगा? ना म्यू0 एयर का होगा, ये मैग्नेट का नहीं, मीडियम की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक ऐसा म्यू परमेबिलिटी। म्यू सर म्यू हाँ म्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग होगा। म्यू जो है आयरन का म्यू कुछ अलग होगा, 1000 के आसपास कुछ होगा, कुछ अलग होगा, कोबाल्ट होगा, निकिल होगा, तो डिफरेंट टाइप का मटेरियल है। सर तो सर डिफरेंट मीडियम में μ0/4π का भी तो वैल्यू चेंज होगा। डिफरेंट मीडियम में μ0/4π का भी तो वैल्यू चेंज होगा। नहीं, μ0/4π नहीं, यहाँ पे म्यू टाइम्स हो जाएगा ना, म्यू आर टाइम्स। जैसे किसी और मीडियम में हमें मैग्नेटिक फील्ड इससे लिखना है तो वो μ/4π हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू के हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। देखो μ0 की जगह तो म्यू पुट करोगे, μ0 की जगह क्या पुट करोगे? μ0 की जगह पे म्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो म्यू अच्छा म्यू यस सर। पुट करेंगे तो म्यू आर इंटू μ0 हो जाएगा। तो जो भी ये होगा, ये वैल्यू मान लो 50 है, तो 50 यस सर इंटू यस सर 10 टू द पावर -7 यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा यस सर। यस सर, जैसे के एप्सिलॉन नॉट डालते हैं। हाँ जैसे हाँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नॉट पेलन नॉट की तरह है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, फाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो ये फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट सेगमेंट है, जैसा कि हमारा फाइनाइट चार्ज था। सब कुछ बिल्कुल सेम है, डेरिवेशन भी सेम है, अप्रोच भी सेम है, बस यहाँ पे कूलम्स लॉ की जगह पे बायो-सावर्ट लॉ यूज करना है। कि करंट कैरिंग वायर है, अब ऐसा मत सोचो कि ऐसे वायर का टुकड़ा कहाँ मिलेगा जो सिर्फ उतने में ही करंट फ्लो करे, ऐसा नहीं होगा। आगे भी वायर है, पीछे भी वायर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर ये करंट तो यहाँ है सर, इधर फिर क्या करंट गिर जाएगा उधर जाके, ऐसा नहीं है। ये हम एक सेगमेंट में ही इंटरेस्टेड हैं, आगे पीछे कनेक्शन है, सोर्स सप्लाई है वहां से। तो ये एंड जो है θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये जो है θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है। ये है θ1 और ये है θ2। फाइनाइट लेंथ, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से P पॉइंट का है वो है ए। हमने यहाँ से एक एलिमेंट लेना है, एक एलिमेंट ले लिया, वैसे ही थीटा पे, और उसका जो है ये डेरिवेशन नहीं है, नहीं आएगा,
यहाँ से ई थीटा में डी थीटा है, ये जो है थीटा पे लिया, और ये है डी थीटा, और इसकी जो लीनियर डायमेंशन यहाँ से लिया, मिड पॉइंट से एक्स लिया और यहाँ से डी एक्स लिया, तो ये एक करंट एलिमेंट बन गया। इस करंट एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही आई, तो हमारा जो करंट एलिमेंट है IDX। करंट एलिमेंट है IDX। अब इसमें हमें देखना है कि करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर का एंगल, उसके लिए एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर का एंगल, ये है हमारा करंट एलिमेंट, ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से करंट एलिमेंट से उस एलिमेंट से हमें पोजीशन वेक्टर देखना है, मतलब एंगल कौन सा देखना है, ये वाला। किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं, टेल टू टेल, तो ये एंगल देखना है। हमारा थीटा ये है, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट और इसके बीच में क्या एंगल होगा, क्या पाई बाई 2 प्लस, टोटल जो होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हम इस एलिमेंट की वजह से dB लिख लेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एक्स साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर ही लिख लेते हैं। क्या यहाँ पे इक्वेशन पाइथागोरस से हम ये बता पाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो ये dB हो जाएगा, Yes, dB इज sir. इक्वल टू Yes, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एक्स साइन पाई बाई 2, ये हो जाएगा cos cos माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, Inward. इनवर्ट डायरेक्शन में। हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है, मतलब Cross. क्रॉस है, क्रॉस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। Yes, sir. अगर हम ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट देखते हैं तो सारे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, सारे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही है। तो जब क्रॉस है तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, अब इसके लिए कुछ सिंप्लीफिकेशन यूज होगा, कौन कौन सा, वही जो यहाँ पे tan थीटा वाला लिखते थे, Yes, sir. tan थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए। अच्छा ठीक है भाई, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नहीं तो अपने से एक बार डिराइव कर लो। ये डिस्कनेक्ट होगा जितना Yes, होगा sir. x इज इक्वल टू ए tan थीटा, तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू sec square थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको पुट कर देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा dx को क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आई कॉस थीटा लिखते हैं, और dx को लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब x स्क्वायर की जगह पुट करेंगे a tan थीटा, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर सब कुछ होगा के ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, Yes, sir. और ये Yes, कैंसिल sir. आउट हो जाएगा, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका बस बच जाएगा मासूम इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। कॉस थीटा का Okay. इंटीग्रेशन किसी के दिमाग में तुरंत आएगा माइनस साइन थीटा, लेकिन वो डिफरेंशिएशन होता है, वो डिफरेंशिएशन होता है। सोच रहा हूँ मनी मन अच्छा हुआ बताया नहीं मैं, ये sin थीटा भाई ये cos थीटा इंटू डी